नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू त्रिकुटा न्यूज़ चैनल। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने लाए हैं जिनको देख के मुझे सोहनलाल त्रिवेदी जी की कुछ पंक्तियां याद आती है। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। 490 अबव स्कोर करूँगी। जम्मू के गवर्नमेंट स्कूल्स में जो फैसिलिटीज़ मैंने देखी हैं, टीचर्स वेल एजुकेटेड जो देखे हैं, और इतनी सारा जो एक्सपोजर देखा है वो मैंने पुंछ के गवर्नमेंट स्कूल्स में तो बिल्कुल नहीं देखा। अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊंगी। मुझे माइग्रेट करके पुंछ से यहाँ आना पड़ा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों का साथ देना चाहिए। कंपैरिजन तो बहुत बड़ी बीमारी है यहाँ पे। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट स्किल्स और हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस होती है। ड्रीम होता है उसको पूरा करने के लिए पेरेंट्स को सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, हर कोई करता है। तो मैं यही कहूँगी कि यू शुड ट्रीट बोथ इक्वली। आज हम जिस शख्स से मिलने आए हैं, आज उनसे हम जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही है पढ़ाई के लिए। हाय महविश, कैसे हैं आप? हेलो मैम, आई एम फाइन। जो अभी आपका 11th का रिजल्ट निकला है उसमें कितने परसेंटेज आए हैं आपके? मैम, आई गॉट 95.8% एंड आई स्कोर्ड 479 मार्क्स। क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि इतने नंबर आपको मिल जाएंगे? जो आपने मेहनत की थी, क्या वो उतने परसेंटेज आपके आए हैं? यस, थैंकफुली मैम, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो मुझे मिला। मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी इन द स्टार्ट ऑफ द ईयर, मैंने सोचा था कि इस बारी मैं 490 अबव स्कोर करूँगी एंड अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊँगी। एंड देन आस्ता आस्ता जब 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई एंड मैंने ज़्यादा सेल्फ स्टडी से ही किया है, विद फ़ोन से मैंने पढ़ा है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने फ़ोन से नोट्स बनाए एंड फ़ोन से ही पढ़ा तो आहिस्ता आहिस्ता होता गया। एंड देन एग्ज़ाम्स के टाइम जब एग्ज़ाम्स हुए तो विद फुल कॉन्फिडेंस एंड अपनी जो भी सेल्फ स्टडी के साथ और जो स्कूल के टीचर्स की प्रिपरेशन थी उसके साथ मैंने एग्ज़ाम दिया। एंड जब मैं एग्ज़ाम दे के जब मैंने अपना काउंट डाउन करा कि मैंने कितने बनेंगे मार्क्स, तो मेरे आई गेस मेरे 480 अबव ही एक्सपेक्टेशंस जा रहे थे उस टाइम भी। तो एंड देन जब रिज़ल्ट आया तो डिससेटिस्फाइड तो मैं बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। एंड अगर आज नहीं तो कल मुझे मेरी मेहनत का फल मिल ही जाता। बट आज जो मेरे मार्क्स आए हैं तो उनसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हूँ। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने सेल्फ स्टडी की है, तो आपको किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी या किसी और तरीके से गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी और टीचर्स जो कि स्कूल में पढ़ाते हैं, यस, आपका यस। कहना ये है कि आप मैंने उससे अचीव किया इतने यस परसेंट। मैम। मैम, मैंने कोई भी ट्यूशन या कोई भी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो था वो पर्टिकुलरली ज्वाइन नहीं किया। बट जो भी मैं स्कूल में पढ़ती थी, अगर उसमें मुझे कोई भी डाउट आता था या ऐसा होता था कभी कभी स्कूल थोड़ा कम जाना होता था, देन मैं यूट्यूब से ही पढ़ती थी। एंड देन मैं गूगल पे जाती थी, चैट जीपीटी पे जाती थी, तो मैं उनसे नोट्स अपने जो है वो फुलफिल करती थी। एंड देन वही है मेरा, स्कूल के टीचर्स ने जो मुझे पढ़ाया एंड देन मैंने जो घर पे आके खुद सेल्फ स्टडी की, उसी से मैंने इतना स्कोर किया। तो आप ये बताइए कि मैविश जो थी बचपन से पढ़ाई में कैसे थी? मैम, थैंकफुली मैं पढ़ाई में बचपन से बहुत अच्छी रही हूँ। आई थिंक इसका जवाब मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ज़्यादा अच्छा देंगे। बट मैंने नर्सरी से फिफ्थ तक तो मेरा हमेशा फर्स्ट सेकंड तो आना लगा रहता ही था। एंड देन सिक्स्थ में मैंने स्कूल चेंज किया था, तब मैं पुंछ में पढ़ती थी। एंड देन वहाँ पे भी मैंने 90 अबव ही स्कोर करती थी। एंड देन 2 साल तो लॉकडाउन जब लगा सेवन्थ और एट्थ में, तो तब थोड़ा पढ़ाई में हो गया इधर उधर, क्योंकि तब ऑनलाइन क्लासेस लगती थी और उसमें इतना एक्सपोजर नहीं मिलता था। तो एंड देन उसके बाद फिर से नाइन्थ में स्कूल लगे, फिर से जाना हुआ, फिर से आहिस्ता आहिस्ता वही चीज़ वापस आई। एंड देन टेंथ में भी मैंने जब बोर्ड एग्जाम दिए थे तो सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी, टीचर्स, पेरेंट्स। एंड स्कूल में मैं हमेशा अच्छे स्कोर करती थी मार्क्स और सबको लगता था कि मेरे 490 अबव ही मार्क्स आएंगे। बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स नहीं हो पाया। तो लेकिन पढ़ाई में बचपन से मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। आपने जैसे कि बताया कि आप पुंछ से पढ़ी हैं, तो पुंछ जो एक है बॉर्डर पे आता है और थोड़ा सा एज कंपेरिजन टू जम्मू थोड़ा सा बैकवर्ड है। तो आप किस तरीके का एजुकेशन डिफरेंस देखती हैं? मैम, पुंछ में मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो रज़ा उल उलूम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई है, जहाँ से मैंने टेंथ की थी। एंड प्राइवेट स्कूल का एक्सपोजर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ आपको हर फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि हम वहाँ पे फ़ी प्रोवाइड करते हैं। वेल एज़ अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात की जाए तो जम्मू के गवर्नमेंट स्कूल्स में जो फैसिलिटीज़ मैंने देखी हैं, टीचर्स वेल एजुकेटेड जो देखे हैं, और इतनी सारा जो एक्सपोजर देखा है वो मैंने पुंछ के गवर्नमेंट स्कूल्स में तो बिल्कुल नहीं देखा। एंड यही रीज़न था कि मुझे माइग्रेट करके पुंछ से
से यहाँ आना पड़ा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 10th के बाद 11th-12th की स्कूलिंग के लिए हमें फाइनेंशियली सिक्योर बहुत होना पड़ता है। एंड मैंने सोचा कि 11th-12th के लिए उतना मैं, मेरे पेरेंट्स, अगर मेरे भाई बहन भी हैं, मेरी अकेले की तो वो दे देते, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे भाई बहन भी हैं तो उसके लिए मुझे, मैं अकेली तो नहीं पढ़ूंगी। देन हमने पुंछ से यहाँ पे माइग्रेट किया एंड यहाँ पे मैंने एडमिशन ली, और मैंने देखा कि यहाँ के स्कूल, पुंछ के गवर्नमेंट स्कूल से यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल बेटर है। तो जैसे कि आपने बताया कि पुंछ में इतना फैसिलिटी नहीं थी, फिर भी आपने ही बताया कि आप एलकेजी से लेकर 10th तक हमेशा फर्स्ट सेकंड आती रही। हम्म। तो ये आपका बचपन से ही था कि मुझे हमेशा एजुकेशन में एक्सेल करना है? जी, जी। बचपन से ही मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट एक्चुअली बचपन से ही बना रहा, कोई उतना वो नहीं किया। और पेरेंट्स ऐसे थे कि कभी किसी चीज़ के लिए उन्होंने प्रेशराइज़ नहीं किया। बाई चांस ऐसा होता था, जो एक्सपेक्टेड मार्क्स होते हैं अगर वो नहीं आते तो फिर भी उन्होंने सपोर्ट ही किया है। और जब आते थे तब भी उन्होंने सपोर्ट किया, और जब थोड़ा डाउनफॉल हो जाता था तब भी उन्होंने सपोर्ट किया। एंड या बचपन से ही मैंने हार्ड वर्क किया है। और आप फिर ये बताइए कि 10th की प्रिपरेशन आपने कैसे किया था? क्योंकि 10th एक क्रूशियल माइलस्टोन होता है। 10th की प्रिपरेशन भी मैंने स्कूल से ही किया था, रज़ा उल उलूम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ से। एंड उसमें मेरी मतलब यूनिट, जैसे यूनिट के जो हमारे टेस्ट होते थे, यूनिट 1-2, उसमें मेरी 90 अबव परसेंटेज आती थी, या 85 अबव तो आ ही जाती थी। एंड एवरीबडी वाज सो श्योर कि मैं 10th में 490 अबव स्कोर करूँगी, चाहे मेरे टीचर्स हों या मेरे पेरेंट्स हों। एंड देन लास्ट में थोड़ा मेरा मेरा जो वीक पॉइंट रहा है वो हमेशा 9th से, स्पेशली 7th-8th से, वो तो मैथ्स ही रहा है। तो मैथ्स से तो मुझे बहुत डर लगता था, एंड आई वाज लाइक कि बस मैथ्स में पता नहीं कहाँ से गड़बड़ ना हो जाए, बाकी मैं कर लूँगी। तो शायद मुझे लगता है थोड़ी कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से मेरे 10th में 490 अबव नहीं स्कोर किया। जो भी एक्सपेक्टेशंस थी कि 95 अबव स्कोर करने हैं, वो मेरा नहीं हो पाया था। एंड ड्यू टू दैट मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लाइक एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का अगर आपको बताएं जो हार्ड वर्किंग होते हैं। पहली बात तो ये है, सब कहते हैं कि मार्क्स मैटर नहीं करते, ऑफ कोर्स वो आपको फ्यूचर आपके के लिए मैटर नहीं करते, बट जो हार्ड वर्क करता है उसके लिए इवन नर्सरी में फर्स्ट आना भी बहुत बड़ी बात मायने होती है। रखता है। और बिल्कुल। अगर हम नहीं करते हैं तो जितना हमारा एक्सपेक्टेशंस होती हैं उतनी मिल जाती हैं, तो सब उसमें ही खुश हो जाते हैं। बट मेरा ये था कि एक्सपेक्टेड था बहुत, और हार्ड वर्क बहुत किया था मैंने। रातों को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक भी पढ़ाई किया। इवन 2 घंटे की नींद के साथ मैं स्कूल जाती थी, और कभी कभी क्लास में ही सो जाती थी। तो वो सब चीज़ें पेरेंट्स ने देखी हुई थी, और जब मेरा रिजल्ट वो जो था एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एंड मेरे एक बहुत अच्छे टीचर थे, जिनकी मैंने कोचिंग 10th में ज्वाइन की थी, सिर्फ 2 मंथ्स के लिए, जहाँ पे मैंने प्री बोर्ड्स और टेस्ट दिए थे स्पेशली। तो जब मेरा रिजल्ट वो नहीं आ पाया जो उन्होंने भी एक्सपेक्ट किया था मेरे से, देन ही स्पेशली कॉल्ड मी, एंड उन्होंने मुझे बोला कि ये आपने यहाँ पे प्री बोर्ड दिए हैं, आपने यहाँ पे टेस्ट दिए हैं, तो मैं जानता हूँ कि आपका पोटेंशियल क्या है, ये मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे, और अभी आपके पास 11th है, 12th है, तो 11th और 12th में आप करके दिखाना कि आप क्या कर सकते हो। मतलब एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो उस टाइम शायद अगर मेरे आ जाते तो शायद मैं थोड़ी सी डीली हो जाती है, जो भी शायद गॉड को जो मर्जी होती है, बिल्कुल। तो अब जैसे मैंने इस टाइम जो हार्ड वर्क किया, और मैंने जब 479 स्कोर किए, तो जो सबसे पहले मेरे टीचर वही थे जिनको मैंने बताया, क्योंकि जब मेरा टाइम ऐसा चल रहा था कि मुझे, मतलब आई वाज सो इन डिप्रेशन के, मतलब मेरे इतने कम कैसे आ सकते हैं, क्योंकि वो भी खुद हैरान हो गई। 3-3 बार तो हमने रिजल्ट चेक किया। देन अब आज मेरा जो रिजल्ट आया 11th का, उसमें मैंने सबसे पहले सर को बताया, एंड थैंकफुली उनको, मैंने उनको थैंक्स भी करा विद ग्रेटिट्यूड कि थैंक यू सर, अगर उस टाइम वो नहीं होते तो शायद मैं अपने आप को, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आप को बहुत फिर डम फील करने लग जाते हैं कि शायद वो मेरे से बेटर है, उसका हो गया तो मेरा क्यों नहीं हुआ। और मेरे माइंड में भी यही था कि शायद उन्होंने ज़्यादा ही किया होगा। ऑफकोर्स ज़्यादा भी करते हैं बच्चे, बट हमारा हार्डवर्क जो होता है वो हमें, हमारे लिए वो भी बहुत होता है। बट उस टाइम हमें चाहिए होती है पेरेंट्स की सपोर्ट, और जो हमारे टीचर्स हैं उनकी सपोर्ट, क्योंकि टॉपर्स के पीछे तो हर कोई भागता है। आज मेरे अच्छे आए हैं तो मुझे सब कह रहे हैं अच्छे हैं, हालांकि मेरे लिए ये भी बहुत कम है, बट स्टिल 10 से बहुत बेटर है। तो जो भी होता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों का साथ देना चाहिए। जैसे अगर उनके कम आए हैं, तो कंपैरिजन तो बहुत बड़ी बीमारी है यहाँ पे, कि जो अच्छे मार्क्स नहीं ले रहा, जिसकी एकेडमिक एक्सेलेंस अच्छी नहीं है, तो वो कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में, और जो टॉपर है तो वो बस उसके ही गुण गाते हैं सारे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट स्किल्स, और हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस होती है। तो जैसे आपने मुझे बताया कि 10th में आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, 2-2 घंटे की नींद लेके आप स्कूल जाते थे।
तो 10th में जब आपके नंबर कम हुए, आप ऑब्वियस डिसहार्टन हुए, लेकिन 11th के लिए आपने अपनी स्ट्रेटेजी क्या चेंज की? हाँ, 10th के बाद मेरी काफ़ी सारी चेंजेस ऐसे रिक्वायरमेंट थी तो मैंने लाए। सबसे पहले तो ये था कि एनसीईआरटी में मैंने 10th में उतना फोकस नहीं किया था बट स्टिल 1 टाइम रीडिंग या 2 टाइम रीडिंग बट और मैंने 10th में नोट्स भी हर सब्जेक्ट के जो थे प्रॉपर नोट्स वो मैंने बनाए थे बट जो होता है ना कि एक हमारा जो बुक होती है उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो एनसीईआरटी पे मैंने सबसे ज़्यादा फोकस 11th में किया और अपनी स्ट्रैटेजी और अपना थोड़ा चेंज किया पढ़ने का तरीका। जिससे होता है कि हम समझते कम है और रट्टा ज़्यादा मारते हैं। तो उन चीज़ों पे भी मैंने फ़ोकस किया कि माइंड में पहले कंसेप्ट बैठना चाहिए। जैसे अभी मैंने जो ह्यूमैनिटीज़ लिया था 11th में एंड ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस तो मतलब बहुत टाइम लेते हैं समझने में और तो इन सब्जेक्ट्स को समझने के लिए मैंने एक्चुअली लाइब्रेरी ज्वाइन की थी क्योंकि एक वो बन जाता है इंसान की रूटीन बन जाती है तो उस हिसाब से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की एंड देन मैं वहाँ पे जाके पढ़ती थी। घंटे तो कभी मैंने नोटिस नहीं किए बट जो जितना होता था उतना करती थी। पहले एनसीईआरटी को मैंने रीड करना एंड देन 1 टाइम रीडिंग उसकी देनी एंड देन मैंने स्कूल में भी ऑफकोर्स पढ़ती थी। स्कूल में जो लेक्चर्स देते थे टीचर्स उनको समझना एंड देन यूट्यूब पे आके घर पे खुद से समझना कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर मैं जो नोट्स मुझे ज़्यादा बेटर लगे वो नोट्स मैंने बनाए एंड देन उसके बाद मैंने उनको प्रिपेयर किया एंड देन फिर मैंने एग्ज़ाम दिए। जैसे कि आपसे अभी पता चला कि आपने हार्ड वर्क 10th में भी किया था, हम्म, मगर आप उसको गलत गलत कर रहे थे, तो फिर उसको आपने 11th में लाके सुधारा, हार्ड वर्क इक्वली रहा, हम्म, लेकिन आपने अपने आप को टाइम मैनेजमेंट प्लस मैंने कहाँ गलतियाँ की उस चीज़ को फोकस करके 11th में उस चीज़ को फिक्स किया और आपके अच्छे नंबर आए। तो अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आप 12th में अपने आप को कहाँ देखते हैं? 12th में मेरा 10th से टारगेट है कि 490 अबव आए बट 10th में भी नहीं आए। 11th में चलो 480 आ गए एंड देन अब जो टारगेट है वो यही है कि 490 अबव तो स्कोर करने ही करने। स्कूल का लास्ट ईयर लास्ट क्लास एंड देन अगर 490 अबव स्कोर ना किए तो फिर सारी लाइफ का रिग्रेट रह जाना है। बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं सोचती हूँ कि मैं करूँगी बट बाई चांस अगर ऐसा कोई सोचता है कि उसके 450 आ गए या 300 आ गए या 480 अबव नहीं आए तो डिसहार्टन नहीं होना है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न बट आपने मेहनत करनी है। जो आपका टारगेट है उसके लिए मेहनत करते जाएं एंड देन अभी ना सही 12th में ना सही मे बी इन फ्यूचर जो कहते हैं ना कि जब हमारा कोई लॉस होता है उसकी रिक्वायरमेंट जब हमें मिलती है तब हमें पता चलता है कि दैट इज सो बेटर देन द लॉस। मतलब जो हमने खोया उससे भी ज़्यादा हमें बढ़कर मिलेगा। ये गॉड का प्रॉमिस है। तो हमें लगता है मुझे लगता है कि मेहनत तो मैं करूँगी 490 अबव स्कोर करने के लिए। बाकी गॉड नोज। तो आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, एक माइलस्टोन सेट करते हैं और वो नहीं कर पाते, उस वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और बहुत सारे न्यूज़ में हम लोग सुनते हैं कि बच्चे एक गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड करना उनको ईजी लगता है रेदर देन एक अटेम्प्ट और देना। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? बिल्कुल मैंने देखा है 8th क्लास के स्टूडेंट्स एंड 10th 12th ये सब तो मतलब सुसाइड कर लेते हैं। लाइफ इज़ सो इम्पोर्टेंट देन एनी एग्ज़ाम फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन पहले मैं बोलूँगी कि सबको ये फील होता है बहुत ज़्यादा क्योंकि हमारी सोसाइटी में कंपैरिजन और मार्क्स की इतनी ज़्यादा भूख आ गई हुई है कि लोगों को दिखता ही नहीं है कि जान जा सकती है किसी की। तो पेरेंट्स भी कंपेयर करते हैं। टीचर्स का भी मैं बोलूँगी कभी कभी ऐसा होता है कि वो ज़्यादा फेवर उनको करते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं। तो मेरे साथ ये चीज़ 10th में ऑलरेडी हो चुकी है और मेरा आज इंटरव्यू देने का मोटिव ही यही है कि मैं सबको ये बोलूँ कि मेरे कम आए थे और उस चीज़ को मैंने ओवरकम किया तभी आज मैं उससे एटलीस्ट ज़्यादा बेटर नहीं बट थोड़ा बेटर तो करके मैंने दिखाया ना एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो मैं यही कहूँगी कि अगर ये वक्त आपका नहीं है तो मे बी आने वाला आपका हो एंड हार नहीं माननी होती है। एवरीबडी हैज़ प्रॉब्लम्स एंड कुछ भी हो सकती है वो बट द मेन थिंग इज़ कि योर लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप रहेंगे तो आप उससे भी बेटर करके दिखा सकते हैं। और जो 12th का जो अभी स्टार्ट हुआ है सेशन, तो स्टार्टिंग से किस तरीके की स्ट्रेटजी आपकी रहेगी कि 490 तक आ जाए? हो सकता है आप कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ साझा कर लें, जिसकी वजह से वो भी आपकी स्ट्रेटजी को देखते हुए 12th को वो ईजिली फॉलो कर लें।
मैम जब मैं अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट वर्किंग है, बट एज़ कम्पेयर टू मुझे मैं जब खुद को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितनी डम हूँ, और ये सबको लगता होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, और वेदर वो ना स्मार्ट वर्क करते हैं, उनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, तो वो ऐसे लाते हैं। हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मैं ये बोलूँगी कि मेरी स्ट्रैटेजी से आप टॉप कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही मैंने किसी की स्ट्रैटेजी अपना के टॉप किया है। जो मेन चीज़ है वो यही है कि आपको जिस तरह से कंफर्टेबल आप हैं, आपके माइंड में जिस तरह से चीज़ें बैठ रही हैं और आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे इस तरह समझ आ रही है, तो आपको वैसे ही करना है। बट जो मेरा है मेन वो मैं यही करती हूँ कि पहले मैं एनसीईआरटी रीड करती हूँ अपना चैप्टर, उसके बाद मैं लेक्चर देखती हूँ, एंड उसके बाद मैं नोट्स बनाती हूँ, एंड देन मैं उन नोट्स को पढ़ती हूँ, एंड देन मैं वही लर्न करती हूँ। बट मेरा ऐसा कभी नहीं था कि ये इंपॉर्टेंट है तो यही पढ़ना है। आज तक मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आई कि इंपॉर्टेंट ही एग्जाम में क्यों आएगा। जब आपको पूरी बुक सिलेबस में दी हुई है तो आपने वो सारा पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, अगर आप टॉपर आना चाहते हो तो। अगर आप टॉपर नहीं आना चाहते तो आप वही पढ़ें जो आपकी रिक्वायरमेंट है। बट मैं ये कहूँगी कि एनसीईआरटी जो है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को आपने पढ़ना ही पढ़ना है, उसको स्किप करने का तो कोई चांस नहीं है। एंड देन नोट्स सबका अपना अपना होता है। अब मेरे फ्रेंड्स हैं वो नोट्स नहीं बनाते, बट फिर भी वो अच्छा स्कोर करते हैं। एंड देन मैं हूँ जो मैं जब तक मैं अपने नोट्स नहीं बनाऊंगी तो मैं पढ़ ही नहीं सकती हूँ। तो सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, आप उसको फॉलो करें। एंड जो चीज़ें आपको लगता है कि चेंज करनी चाहिए, जैसे मैं हूँ तो मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो एक बार ही चीज़ को पढ़ेंगे, उनको लगेगा कि हाँ इट इज़ ईजी। एंड एज कम्पेयर टू जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे एक मतलब 5-6 रिविजन तो आपको देनी ही देनी है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि हम एक बार या 2 बार ही पढ़ के एग्जाम में टॉप कर सकते हैं तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। एंड 5-6 रिविजन्स आर मस्ट बिफोर एग्जाम। एंड आपका जो सिलेबस है वो लगभग दिसंबर में कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपकी रिविजन्स चलें, प्री बोर्ड आप अच्छे से दें। अगर आप स्कूल नहीं भी जाते हैं तो आपने स्कूल के टेस्ट स्किप नहीं करने हैं, जो मेन चीज़ है टेस्ट हमेशा देने हैं आपने, जो जिसकी वजह से आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ऑब्वियस है, टेस्ट आपके सेल्फ एवोल्यूएशन के लिए होता है, एवोल्यूएट करने के लिए कि कितना आपको समझ आया और कितना आप स्कोर कर सकते हो, आप में एबिलिटी कितनी है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम योर हार्ड वर्किंग, एक मेविश की हार्ड वर्किंग के, आप अपने ये जो पोजीशन आपने गेन की है या जो सक्सेसफुल अभी आप सक्सेस आपको मिली है, उसके लिए आप किसको कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली माई पेरेंट्स, एंड गॉड, एंड देन मी, माई हार्ड वर्क, एंड देन टीचर्स। तो आपके मदर एंड फादर ने आपको हमेशा से, जैसे कि आप बता रहे थे कि आपको सपोर्ट किया है, तो 10th 11th में उन्होंने किस तरीके का सपोर्ट किया आपको? एक्चुअली मेरी मम्मा जो थे पहले पुंछ में थे और मैं यहाँ पे अकेली थी, तो मेरे फादर थे यहाँ पे। एंड सबसे बेस्ट चीज़ जो है कि हमारे यहाँ पे सोचा जाता है कि लड़कियाँ सिर्फ काम ही करने के लिए बनी। ऑब्वियसली मुझे घर के सारे काम आते हैं एंड मैं करती भी हूँ, बट मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे ये नहीं बोला पढ़ते पढ़ते कि उठ के चलो ये वाला काम करो। ऑब्वियसली उन्होंने मुझे सिखाया है, बट जब मेरी पढ़ाई की बात होती है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देते हैं। एंड देन मेरे पापा ड्यूटी से आके रात को मुझे कहते कि तू खाना नहीं बनाना, मैं बनाऊंगा। तो वो चीज़, वो कितनी बड़ी सपोर्ट है। एक इंसान दिन का काम कर रहा अगर रात को आके बोलेगा कि मैं काम करूंगा आप नहीं करना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी। उसके बाद जो मम्मा है, मम्मा ने मुझे आज तक नहीं बोला कि ये वाला काम कर, ये वाला काम कर। अगर मैं पढ़ रही होती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं इसको करने दो, मैं खुद कर लूँगी। तो इस चीज़ में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और जब स्पेशली मेरे वो मार्क्स नहीं आए 10th में जो मैंने एक्सपेक्ट किए थे, एंड देन वो मेरा फर्स्ट स्टेप था बोर्ड एग्जाम का, तो उसमें तो सबकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई थी, तो उसमें मेरे वो नहीं आए। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं बोला कि तेरे उस फ्रेंड के ज़्यादा आए या हमारे उस नेबर के कंपैरिजन नहीं ज़्यादा आए। किया? नो, बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं किया, और उन्होंने उस टाइम मुझे सपोर्ट किया। अगर वो उस टाइम मुझे बोलते घर के ही पेरेंट्स कि आपके इतने कम आए या आपके उससे कम आए उससे कम आए, तो डेफिनेटली मैं तो डिप्रेशन में ही चली जाती। और एक मेरे और टीचर ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, रुखसार सर, जिनका मैंने पहले भी बोला। तो पेरेंट्स की और उनकी सपोर्ट तो हमेशा ही रही है। और बाकी जब जिन्होंने भी मुझे नर्सरी से आज तक जिन्होंने भी मुझे पढ़ाया है, मेरा टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के बाद अगर मेरा बेस्ट बॉन्ड किसी के साथ रहा है तो वो टीचर्स के साथ रहा है। टीचर्स ने मुझे हर फील्ड में बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा महविश, तो चलते चलते आपसे बहुत मज़ा आया बात करके, और चलते चलते मैं आपसे एक क्वेश्चन पे ओपिनियन लेना चाहती हूँ आपकी, कि आज भी जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी डेवलप हो चुका है, लेकिन आज भी बहुत दूर दराज गांव के एरिया में, और हालांकि हमारे जम्मू कश्मीर की भी अगर बात करें तो उसमें भी एक ही घर के अगर दो बच्चे होते हैं, एक लड़का होता है और लड़की होती है,
तो मैंने कई बार देखा हुआ है कि लड़के को अच्छे स्कूल में डाल देते और लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में डाल देंगे। बिल्कुल जब मैं पुंछ में गाँव में थी तो मैंने ये चीज़ अपनी गाँव गाँव में नोटिस की थी। हमारे पापा ने हम तीनों को जब भी पढ़ाया सेम ही स्कूल में पढ़ाया। एंड देन जो हमारे मैंने देखा है विलेज एरिया में, वहाँ पे ये होता है कि जो लड़का होता है घर का वो जाता है अच्छे प्राइवेट स्कूल में जो कि बहुत टॉप लेवल पे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, और वेल एज़ जो गर्ल है वो जाती है एक ऐसे स्कूल में। हम सबको पता है यहाँ पे कि जो रूरल एरियाज़ के जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनकी कंडीशन क्या होती है, तो उसका तो फ्यूचर गया ही मेरे हिसाब से। तो वो लड़की को वहाँ भेज देते हैं एंड लड़के को तो प्राइवेट आपको स्कूल में। क्या लगता है कि ऐसा क्यों करते हैं? बच्चे तो सेम है ना, अ, इसका क्या वेल क्या हो सकता है इसका रीजन बिहाइंड दैट? मैं तो यही कहूँगी कि इलिटरेसी ही है, क्योंकि अब तो ऐसा कुछ है नहीं है ना। किसी भी जगह पे आपको ये नहीं बोला जाता कि आप लड़के को इधर पढ़ाओ या लड़की को इधर पढ़ाओ। कोई भी रिलीजन ये नहीं बोलता, कोई भी कल्चर ये नहीं बोलता, कोई भी ट्रेडिशन ये नहीं बोलता। और थोड़ी सोसाइटी अभी है, अभी डेवलप नहीं हुए हैं, अभी हो रहे हैं आस्था, बट स्टिल अभी है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो मैं ये कहूँगी कि आज आप देख रहे हो जैसे गर्ल्स जो हैं लड़कों से हर ज़्यादा हर फील्ड एक्सेल में, कर रही है हाँ, हर फील्ड में। एग्जैक्टली। तो जो भी उनका बच्चों का ड्रीम होता है उसको पूरा करने के लिए पेरेंट्स को सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, हर कोई करता है। तो मैं यही कहूँगी कि यू शुड ट्रीट बोथ इक्वली। तो मैं भी, मुझे एक और सवाल आपसे करना है कि आपके एज के बच्चे रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं, लेकिन जैसे कि आपने अपनी जर्नी डिस्कस की कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग नर्सरी से आपको पढ़ाई में ही दिलचस्पी थी, तो आप एक जो हमें इंटरनेट दिया गया है उसको आप ब्लेसिंग देखते हैं या एज अ डिस्ट्रैक्शन देखते हैं फॉर अ स्टूडेंट? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगी कोई भी चीज़ जो होती है उसके प्रोज भी होते हैं एंड देन पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों होते हैं, बट उन दोनों को लेकर चलना पड़ता है। बट जो मेरी जर्नी थी उसमें मैंने इसको पॉजिटिवली यूज़ किया। ज़्यादा मैंने अपने फ़ोन का इस्तेमाल जो किया अपनी पढ़ाई में किया। एंड टाइम ही नहीं मिलता था एक्चुअली सोशल मीडिया पे जाने का। बट जैसे कि आपने बोला कि रील्स जो होती हैं सबसे एडिक्टिव चीज़, और सबसे जो है इंस्टाग्राम बहुत एडिक्टिव है। मेरे लिए तो था, हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस होती है, तो उसके हिसाब से मैं बोलूँगी कि मोस्ट ऑफ द यूथ जो है वो आजकल डिस्ट्रैक्टेड है, और मेन जो है इंस्टाग्राम एंड गेम्स हो गई जो जो हमारे ऊपर गलत इन्फ्लुएंस डालती हैं, तो उसमें यूथ काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड है। बट मेरा जो था, मैं आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम एंड क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्टेड फील होता था उससे। एंड बहुत से टॉपर्स को आप ऐसा भी देखोगे जो सोशल मीडिया यूज़ करके भी स्टिल वो टॉपर्स आते हैं। तो ये होता है कि आपको पता होता है कि आपने किस टाइम पे क्या करना। जो टॉपर्स होते हैं वो अपना डिस्ट्रैक्शन का टाइम भी मैनेज करते हैं, क्योंकि उनका टाइम टेबल होता है पढ़ने का, जैसे कि वो सुबह स्कूल जाएंगे एंड देन ट्यूशन लाइब्रेरी जो भी, एंड देन जब वो फ्री हो जाएंगे ना अपने स्कूल वर्क से, तो तब वो यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, क्योंकि उनको पता होता है कि नाउ वी आर फ्री, तो इसलिए वो यूज़ करते हैं। तो मेरा ये था कि मैं तो थी ही नहीं, बट स्टिल कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करके भी आ सकते हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, वो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। बट उसका ये है कि वो आप तक है कि आप उसका यूज़ कैसे करते हो, एज अ डिस्ट्रैक्शन, या फिर अपने काम करके आप उसको थोड़ी देर के लिए यूज़ कर भी रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है ये हर किसी का अपने अपने तक होता है, बट मोस्ट ऑफ द यूथ जो आजकल हम देख रहे हैं वो तो ज़्यादा रेशियो जो है वो डिस्ट्रैक्शन वाले बच्चों का ही है। थैंक यू महविश, अपने बारे में इतनी दिलचस्प चीज़ें बताने के लिए और अपनी जो अभी स्टडी की जर्नी हमसे डिस्कस करने के लिए। आपके इंटरव्यू सुनने के बाद कई बच्चे हैं जो वो मोटिवेटेड फील करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।